जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। बिहार पुलिस के तैयारी करने के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो कि रुक्मिनी का ये सेट है और इसमें टोटल 22 सेट है। सबसे पहले हम 2010 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था वो 10th स्तरीय था, जो कि 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे इस सेट में क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आपके 2023 में भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है 14/4/2010। 14/4/2010 का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस के लिए, उसका पेपर सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं नद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और डी है। इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। हाथों हाथ में कौन सा समास लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर 3 समास दिया गया, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। इसके बारे में जान लेते हैं। द्वंद्व समास वैसे समास को कहा जाता है इसका दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इसमें दो पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास कहलाएगा। अव्ययी भाव समास वैसा समास जिसका पहला पद यानी समास विग्रह के बाद पहला पद जिसका अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास वैसा समास जिसके समास विग्रह पर उसमें विभक्ति दिखाई दे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथों हाथ एक अव्ययी भाव समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक हाथ यानी सभी के हाथों में। हाथों हाथ यानी सभी के हाथों में। तो यहाँ पर जो प्रत्येक है, प्रत्येक हाथों में प्रत्येक है जो कि एक अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि जलज शब्द का अर्थ क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं कि जल में जन्म लेने वाला उसको जलज बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चुनाव करें। एला, गुलाब, बादल और घर। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं एला, बिल्कुल ही सही जवाब है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। वैसा शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में हूबहू किया जाए उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। यहाँ पर एला का अर्थ होता है इलायची और तद्भव क्या होता है। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। जैसे कि घर एक तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा। तो गृह है जो कि तत्सम है और घर है जो कि तद्भव है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। शिखा, मधुकर, शिखी और केहरी। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं शिखी, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए आपके एग्ज़ाम में हिंदी से 10 प्रश्न रहेगा, मैथ से 10 प्रश्न रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी से 2 से 3 प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए मर्म, बक और प्रलाप ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द है। मुँह है जो कि तद्भव है। मुँह का
तत्सम क्या हो जाएगा, तो मुंह का तत्सम मुख हो जाएगा, और इसका तद्भव क्या होता है, मुंह होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पर्वत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर अतुल का समानार्थी शब्द है, तो अतुल मतलब जिसका तुलना नहीं किया जा सकता, यानी अद्वितीय, उसका जैसा दूसरा कोई ना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। यहाँ पर कृपण है, कृपण का यहाँ पर विपरीतार्थक लिखना है साधु, दाता, तम और अकर्म। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कृपण मतलब होता है कंजूस, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा दाता, जो देने वाला हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अरविंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी लेवल का प्रश्न आपके 2023 वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी 10th स्तरीय है और इस बार भी एग्ज़ाम में 10th स्तरीय ही पूछा जाएगा। 12 नंबर देखिए, अंग्रेजी से प्रश्न है, व्हाट इज़ द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोलाइट। यहाँ पर पोलाइट शब्द है और इसका एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक इसको शब्द क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पोलाइटनेस, बिल्कुल ही सही जवाब है। पोलाइट का एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, तो पोलाइटनेस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके सामने, गिव द प्लुरल ऑफ हिज। यहाँ पर हिज का प्लुरल आपको बताना है, ही, देयर्स, हिज और नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिज का प्लुरल क्या हो जाएगा, तो देयर्स हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 और 15 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आपको करेक्ट शब्द चुनना है। जल्दी से इसमें चुनिए कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। यहाँ पर इमीडिएटली लिखा गया है और 15 में बैगेज लिखा गया। इमीडिएटली का सही मीनिंग क्या होगा और बैगेज का सही मीनिंग क्या होगा। 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इमीडिएटली का सही होगा IMMEDIATELY। इमीडिएटली का मीनिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बैगेज का हो जाएगा, जल्दी से बताइए 15 का सही आंसर क्या है। तो बैगेज को होगा BAGGAGE। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का भी ए और 15 का भी ए। इस प्रकार से टोटल 15 प्रश्न रहता है हिंदी प्लस अंग्रेजी से, जिसमें कि 10 प्रश्न हिंदी से रहेगा और 5 प्रश्न आपका अंग्रेजी से रहेगा। और बाकी का जो 10 प्रश्न रहता है वो मैथ से रहेगा। और मैथ्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरल मैथ प्लस में 10th का जो मैथ है वहाँ से प्रश्न रखा जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर मैथ्स का जो क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो, केवल मैथ के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आप मैथ का हम सलूशन देख लेंगे। ऐसे इसका आपको अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, तो कॉट 40 डिग्री है या टेन 50 डिग्री है, तो या तो इसको कॉट में बदल देंगे दोनों को, या तो दोनों को टेन में बदल कर कट कर लेंगे। अगर कॉट को हम 10 में बदलेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर 90 में से 50 कर देंगे तो हो जाएगा 10 50 से 10 50 ये ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो किसी एक को साइन में बदल देंगे या कॉस में बदल देंगे। सेम वहीं 90 माइनस थीटा पर
इसको भी ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कट के 1 हो गया रहता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका 1/2 आंसर हो जाएगा। इस देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर ये भी फार्मूला अगर याद रहेगा आपको तो बहुत ही कम समय में सॉल्व कीजिएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर π/4 है, इसको हम 12 वाला a मान लेते हैं, और a है छोटा वाला a, तो इसको हम b मान लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है 10a + b का क्या होता है, तो 10a + 10b बट्टा में 1 + 10a × 10b। इस पर अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 10 π/4 का मान हो जाता है 1। तो यहाँ से मैथ्स के लिए हम अलग से सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करेंगे, पहला समीकरण इस यहाँ से m1 का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से m2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पर फार्मूला पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एंगल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो 19वां प्रश्न है, यहाँ पर ये समरेखीय है, यानी एक रेखा पर है। तो अगर एक रेखा पर रहेगा तो वहाँ पर उसका जो क्षेत्रफल रहता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इसको 0 के बराबर करके यहाँ से भी इसका हल निकाल लेंगे। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और 21 नंबर इसको छोटा करना है, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस क्वेश्चन मैथ्स का देख लीजिएगा कि कैसा प्रश्न पूछेगा। जो इस बार 10th स्तरीय रखा गया है, तो 10th स्तरीय कैसा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको मैथ्स के लिए 10th का जितने भी फार्मूला है सभी को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर 22 नंबर पढ़ सकते हैं। लॉगरिथम से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, लॉगरिथम से 2 रखा गया है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि n प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। इस प्रकार से 10 मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से हम जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्लाह और शौकत अली। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लियाकत अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। 1 नंबर है अशोक, 2 नंबर है कनिष्क, 3 नंबर है हर्षवर्धन और 4 नंबर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए यहाँ पर कौन कौन सही है, कौन कौन अच्छा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो देखिए 1 नंबर अशोक के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक के समय में ही तीसरा बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में सफल हुए थे। और कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर में, और ये भी बहुत अच्छे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये वैष्णव धर्म के संरक्षक थे। तो इसका जो देखिए यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है और 3, यानी 1, 2, 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस से इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटिन सिरोल, अब्दुल रहीम और बाल गंगाधर तिलक। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में, और वहाँ से रिटर्न कब हुए थे, तो 1915 ईस्वी में। वहाँ पर टोटल 21 वर्ष तक निवास किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के साथ जाति, वंश और स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1931। बताइए आप 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कराची अधिवेशन 1931, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका
अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था, याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो नरम दल गरम दल में दो भागों में बट गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर 1916 में एक हुआ था और 1907 में उसका खंडन हुआ था। उसके बाद से लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है? सिंधु मतलब कि सिंधु स्थल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हड़प्पा, रहमान डेयरी, सरायकोला और जलीलपुर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड जेम्स फोर्ड। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए यहाँ पर जो लॉर्ड इरविन थे ये कब से कब तक शासन किया था? तो ये 1926 से लेकर 1931 तक था। और ये तीनों को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिला था। और किस केस में इन लोगों को फांसी मिला था? तो लाहौर केस संयंत्र में इन लोगों को फांसी दिया गया था। और किस पुलिस अधिकारी को ये हत्या किए थे? तो सैंडर्स की एक पुलिस अधिकारी, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स, उनकी हत्या के आरोप में इन लोगों को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग करके ये आ गए थे बोध गया। और बोध गया यहाँ पर ज्ञान के प्राप्ति, बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति हुआ। और ज्ञान के प्राप्ति होने के उपरांत अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में 483 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और 483 ईस्वी में ही पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। याद रखिएगा, आजाद शत्रु के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अश्वघोष, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, जो बुद्ध चरित्र है ये बौद्ध धर्म का रामायण इससे कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का और तांबा का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं प्राप्त था? तो लोहा का नहीं प्राप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
इनके द्वारा इलाही दरवाज़ा और इलाही मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इल्तुतमिश से ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, क्योंकि ये सुल्तान के उपाधि 1229 ईस्वी में धारण किया था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर बलवन है जो कि एक त्यौहार शुरू किया था, नौरोज़ त्यौहार। और इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 से तुर्क सरदारों का एक संगठन गठित किए थे, जिसका नाम था चहलगानी, उसे बलवन ने ही समाप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी, कनौज, मान्यखेट और कांची। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वातापी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। कनौज किसका राजधानी था? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? तो कनौज था। मान्यखेत किसका राजधानी था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? तो मान्यखेट। उसके बाद से कांचीपुरम या कांची, ये पल्लव वंश का राजधानी था, याद रखिएगा। और चालुक्य वंश का राजधानी वातापी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने के प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने और हर्ष ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सही आंसर है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? कानपुर, नाना साहब, झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तात्या टोपे और इलाहाबाद कुंवर सिंह। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यह प्रश्न कह रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस टाइम कौन से व्यक्ति कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, उसका आपको चीन आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, कानपुर, नाना साहब, बिल्कुल सही जवाब है। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्मीबाई झांसी, इसलिए झांसी का रानी बोला जाता है, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे ग्वालियर से कर रहे थे, इसलिए सही है। और यहाँ पर वीर कुंवर सिंह इलाहाबाद से नहीं कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से कर रहे थे, तो ये गलत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस सेट में हम टोटल 40 प्रश्न देखे, बाकी का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा छोटा करके हम लेकर आएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।